गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की शैक्षिक प्रबंधन के यूनिट फर्स्ट के बारे में आज हम जानेंगे। यूनिट फर्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। तो शैक्षिक प्रबंधन जैसे कि शिक्षा में प्रबंधन, शिक्षा की व्यवस्था करना। शैक्षिक का आशय है कि शिक्षा, और प्रबंधन का आशय है यानी कि अर्थ है कि व्यवस्था करना, ये शिक्षा की व्यवस्था करना। जैसे कि आप सभी को ध्यान है कि प्राचीन काल में गुरुकुल में जाकर शिष्य गुरु के पास सानिध्य में रहकर शिक्षा का अर्जन करता था। फिर शिष्यों को गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्हें भिक्षा मांगकर वो गुरु का कार्य करते थे, उनके अर्थोपार्जन का कार्य किया जाता था। तो गुरु अर्थोपार्जन के रूप में गुरु दक्षिणा भिक्षा के रूप में लेते थे। फिर बोधकाल आया, तो बोधकाल में भी आपने देखा होगा कि शिक्षा केंद्रों पर दी जाती थी। उन शिक्षा केंद्रों का सारा व्यय का कार्य होता था, वो सारा राज्य के राज्याधिपति किया करते थे। सारा खर्च उनका राज्याधिकारों के पास होता था। राज्य का जो अधिपति होता था, राज्य का जो एक मंत्री होता था, वो शिक्षा का सारा व्यय उठाता था। अगर जितने अच्छे शिक्षा केंद्र अच्छे चलते थे, जैसे कि नालंदा केंद्र बोधकाल में जब बहुत चला था, तक्षशिला चला था, तो इससे क्या होता है कि उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय राजा महाराजाओं का प्रशासन शासन बहुत अच्छे तरीके से चलता था। उस समय आय व्यय धनोपार्जन का साधन बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मध्यकाल आया, तो मध्यकाल में शिक्षा शासकों के अधीन ही रहती थी। उन्हें स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, सिर्फ उनके मुल्ला मौलवी वही शिक्षा का कार्य करते थे। फिर उसके बाद वर्तमान काल आया, तो वर्तमान काल में आपने देखा आधुनिक काल, वर्तमान काल में शिक्षा का कार्य बहुत अच्छे से होने लगा। शिक्षा स्कूलों में, विद्यालयों में दी जाने लगी, उसके लिए अच्छे अच्छे प्रबंध किए जाने लगे। छात्र जो शिक्षा अर्जन करने वाले छात्र और छात्राएं हैं, उन्हें स्कूल आकर, विद्यालय आकर शिक्षा का अर्जन करना होता था। और शिक्षा पूरे अच्छी योजना के द्वारा शिक्षा का कार्य शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था। उन्हें पूरी योजना, नीति का निर्धारण, क्रियान्वय, समन्वय, व्यक्तियों का समूह मिलकर कार्य करता था। तो ये सब शैक्षिक प्रबंधन कहलाता था। तो धीरे धीरे शिक्षा का वर्चस्व बढ़ने लगा। हर क्षेत्र के हर बालक और बालिका शिक्षा के प्रति आकर्षित होने लगे। तो इससे शिक्षा में नई नई चीज़ों का आविष्कार भी होने लगा, नई नई विषयों का समावेश होने लगा। तो इससे हमने शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि 3 बिंदु हमने निर्धारित किए थे। वर्तमान काल में शैक्षिक प्रबंधन के लिए शैक्षिक प्रबंधन एक कला है, यानी कि कला एक आर्ट मानी जाती है और शैक्षिक प्रबंधन भी एक कला मानी जाती है। इस शैक्षिक प्रबंधन में पूरी एक प्लानिंग की जाती है, व्यवस्था की जाती है, जिसमें सभी नीतियों का निर्धारण किया जाता है, समन्वय किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, कार्यों का निर्धारण किया जाता है, और व्यक्तियों के समूह का सामंजस्य अच्छा होता है, उनमें अच्छे से सहयोग करके वो कार्य किया जाता है। और तो शिक्षा दी इसीलिए जाती है कि इसमें छात्रों के भविष्य का निर्धारण हो, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसीलिए शैक्षिक प्रबंधन की योजना बनाई जाती है। तो शैक्षिक प्रबंधन एक कला है। तो कला जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, तो भोजन की थाली में हम सबसे पहले रोटी खाते हैं। तो रोटी को भी आपने देखी होगी, रोटी बनाना भी एक कला होती है, क्योंकि रोटी पूरी गोल होनी चाहिए, वो अच्छी तरीके से सीखी है या नहीं सीखी है, उसकी परत पतली है या मोटी है, वो बीच में से मोटी है या साइड से पतली है, इस तरीके से उसकी उसको अच्छी तरीके से निहारा जाता है, देखा जाता है कि उसको किस तरीके का बनाया है। तो ये भी रोटी बनाने की भी एक कला होती है। उसी तरीके से शैक्षिक प्रबंधन भी एक कला है कि शिक्षा से संबंधित जो सारे कार्य होते हैं, उस कार्यों की प्लानिंग किस तरीके से की गई है, कि उसमें किन किन कार्यों का समावेश किया गया है, किन किन लोगों को उसमें ऐड किया गया है, और नीति का निर्धारण कैसे किया गया है, कार्यों को किस तरीके से निर्धारित किया गया है, कौन कौन से व्यक्ति उसमें कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का सहयोग कैसा है। इस तरीके से
पूरा उनके निर्धारित कार्यों का वो पूरा उनका देखा जाता है कि ये किस तरीके से कार्य है। अगर कार्य अच्छे तरीके से हुआ है, पूरी प्लानिंग अच्छे तरीके से हुई है, तो इस तरह से देखा जाता है कि इसके कला पक्ष का अच्छे तरीके से देखा गया है, क्योंकि कला पक्ष में व्यक्ति की बुद्धि विवेक के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य के लक्ष्य के उद्देश्यों के जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति अच्छे से हो जाती है, तो शैक्षिक प्रबंधन के एक कला पक्ष को दर्शाता है। तो उसी तरीके से शैक्षिक प्रबंधन एक विज्ञान भी है। शैक्षिक प्रबंधन एक विज्ञान है, इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन एक साइंस टेक्नोलॉजी भी मानी गई है कि वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से आपने देखा है कि बालक शिक्षा अर्जित करने के लिए नई नई विधियों को सीखता है, उसके नवीन तथ्यों का अन्वेषण करता है, उसका बुद्धि इतनी शार्प होती है, वो तर्क और विवेक के आधार पर क्वेश्चन करता है, तो इन सभी की योग्यता टीचर में भी होनी चाहिए। तो उस शैक्षिक प्रबंधन में टीचर की भी योग्यता, मतलब टीचर को इस तरीके से ऐसे टीचर होने चाहिए जो बच्चों की क्यूरियोसिटी, बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत कर सके, उनमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वो सारे कार्य कर सके, उन्हें नई नई विधियों का, नए नए आविष्कारों के बारे में उनको जानकारी दे सके, क्योंकि छात्र अपने अध्ययन में, अपने कक्षा काल में ये जान सके कि वर्तमान समय में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग हो रहा है, किस तरीके से नवीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। आज वर्तमान समय में कंप्यूटर का अच्छा वर्चस्व बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर, हर कार्य ऑनलाइन किया जाता है, इंटरनेट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं बालकों को मिले, इस तरीके की योजना उस शैक्षिक प्रबंधन में की जानी चाहिए, ताकि इससे वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान हो सके, वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान अच्छे से हो सके, उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नवीन आविष्कारों के बारे में जानकारी मिल सके। जैसे जैसे बालक कक्षा में आगे बढ़ता है तो उसे रिसर्च से संबंधित, उसको अनुसंधान से संबंधित उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बालक अपना अध्ययन उच्च शिक्षा के क्षेत्र पे जाता है तो वो रिसर्च संबंधी कार्य करता है, तो रिसर्च संबंधी कार्य में भी उसको फील्ड में जाना होता है, उसको डेटा कलेक्शन करने होते हैं, उनका कंक्लूज़न निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है, फिर उनका परिणामों का विश्लेषण करना होता है और फिर उसके आधार पर उसका परिणाम निकालना होता है। इसी तरीके से गणित में भी होता है, गणित विषय भी होता है कि उसको किस तरीके के सवाल दिए हैं तो उसको कौन सी ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर उसको सोल्व किया जाए। इस तरीके की सारी सुविधाएं उस विद्यालय में उसके टीचर के द्वारा और उस प्रयोगशालाओं, इनके आधार पर उनको प्रदान की जानी चाहिए। तो ये सारी सुविधा भी शैक्षिक प्रबंधन में अनिवार्य होती है कि प्रबंधन में, प्लानिंग में, उस व्यवस्था में ये सारी योजनाएं होनी चाहिए। फिर है शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान इसीलिए माना है क्योंकि कला के बिना भी विज्ञान अधूरा और विज्ञान के बिना भी कला अधूरा। यानी कि कला के आधार पर अगर कोई वस्तु है तो उसकी सुंदरता, उसको किस तरीके से उसकी बनावट है, ये सारी व्यवस्था कला को निर्धारित करती है। उसी तरीके से विज्ञान में नवीन विधियों का, नवीन समस्याओं का, वैज्ञानिक विधियों का, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, उनका निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है, फिर परिणाम क्या प्राप्त होता है, ये सारा विज्ञान पर आधारित होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं कि इस सिक्के के दोनों पहलू अति आवश्यक होते हैं, उसी तरीके से शैक्षिक प्रबंधन में भी कला और विज्ञान दोनों ही अति आवश्यक है। ये थी शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा।